प्रीवियस क्लास में हमने जनरेशंस बताई थी। जनरेशंस में आपको बताए थे कि कितने टाइप के कंप्यूटर्स जो आज तक डेवलप्ड हुए हैं, वो सभी बातें हमने उस क्लास में डिस्कस की थी। तो चलिए आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ओके, सो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में हम लोगों ने उसको किस तरीके से कैटेगराइज किया हुआ है वो मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए, वी कैन कैटेगराइज कंप्यूटर इन टू वेज। ठीक है, so basically on the basis of the data handling capabilities and size, मतलब नंबर वन on the basis of data handling capabilities and size, यानी डेटा के हिसाब से और साइज के हिसाब से। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात ये है on the basis of the data capabilities the computer is of the three types। ओके, सो अगर डेटा कैपेबिलिटीज की बात की जाए तो उसके हिसाब से कंप्यूटर को तीन टाइप्स में हम लोग कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, तो देखिए कंप्यूटर्स को तीन टाइप में कैटेगराइज किया गया है। नंबर वन आप देखेंगे कि एनालॉग कंप्यूटर्स क्या है, नंबर दो डिजिटल कंप्यूटर और नंबर तीन हाइब्रिड कंप्यूटर। सो बेसिकली तीन टाइप से हमने इसको कैटेगराइज किया है। नंबर वन एनालॉग कंप्यूटर, नंबर टू डिजिटल कंप्यूटर और नंबर तीन हाइब्रिड कंप्यूटर। ओके, सो अब हम वन बाय वन को समझेंगे कि एनालॉग कंप्यूटर क्या है, डिजिटल कंप्यूटर क्या है और हाइब्रिड कंप्यूटर्स क्या है। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अरेंज्ड है कि सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर आए, इसके बाद डिजिटल आए और उसके बाद में हाइब्रिड कंप्यूटर आए। ओके, तो अब हम आगे समझेंगे कि एनालॉग कंप्यूटर क्या है। ओके, चलिए अब देखिए एनालॉग कंप्यूटर हम लोग जानेंगे। तो एनालॉग कंप्यूटर में एनालॉग कंप्यूटर्स आर डिजाइन टू प्रोसेस एनालॉग डेटा। ठीक है, अब एनालॉग डेटा का मतलब क्या होता है, जहां पर सिग्नल्स जो है वो एनालॉग के फॉर्म में हो। दैट मीन्स जैसे कि हम जानते हैं ये जो सिग्नल्स हैं, मैं इस कलर से ले लेता हूं तो आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। एनालॉग सिग्नल्स का मतलब ये सिग्नल्स। ठीक है, इस तरह से एनालॉग सिग्नल्स होते हैं, राइट। और एनालॉग कंप्यूटर्स में इसी तरह के सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, तो एनालॉग सिग्नल कंप्यूटर्स आर डिजाइन टू प्रोसेस एनालॉग डेटा। तो इसको हम जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, एनालॉग डेटा। ओके ओके, ठीक है, सो एनालॉग डेटा इज कंटिन्यूअस डेटा। ठीक है, ये कंटिन्यूअस डेटा इस तरीके से, जिस तरीके से ये डेटा आपको फ्लो होगा वो इसी तरीके से होगा। ठीक है, इस तरीके से ये एनालॉग डेटा है। तो हम जानते हैं एनालॉग डेटा मतलब जैसे कि हमारे घरों में जो एसी करंट होता है वो एनालॉग के फॉर्म में ही होता है, इसलिए इसको हम एनालॉग कंप्यूटर्स, क्योंकि शुरुआत में जो कंप्यूटर्स आए उनमें इलेक्ट्रिक सर्किट्स लगे थे और इलेक्ट्रिक में जो सर्किट्स आए थे वो एसी करंट्स को जनरेट करते थे। तो एसी करंट में जो डेटा है वो एनालॉग के फॉर्म में होता है, राइट। सो हमने क्या बोला कि कंटिन्यूअस डेटा दैट चेंज कंटिन्यूअसली। ओके, सो ये जो डेटा है वो कंटिन्यूअस चेंज होता है। ओके, कंटिन्यूअस चेंज होता है, तो चेंजेस continuously and cannot have discrete values. So we can say that analog computers are used where we don't need exact value always, such as speed, temperature, pressure and current. That means कि जो स्पीड है, सपोज दैट की स्पीड है तो बार बार स्पीड कम बढ़ होगी, चेंजेस होंगी। टेम्परेचर है तो वो भी कम बढ़ होगा, प्रेशर है तो वो भी लो और डाउन। तो ये कंटिन्यूअसली होता रहता है क्योंकि फ्लक्चुएशन तो होता ही रहता है, जैसे करंट में फ्लक्चुएशन होता रहता है ना। तो उसी तरीके से कंप्यूटर्स में भी जो सिग्नल्स के फॉर्म में जो डेटा जाता था वो इसी तरह से जाता था एनालॉग डेटा में। ठीक है, अब दूसरी बात, एनालॉग कंप्यूटर्स डायरेक्टली एक्सेप्ट द डेटा फ्रॉम द मेजरिंग डिवाइस विदाउट फर्स्ट कन्वर्टिंग ओके सो इट इनटू द नंबर्स एंड कोड्स। ठीक है ना, सो विदाउट कन्वर्टिंग, है ना। The measures the continuous changes in physical quantity and generally render output as the reading on a dial or scale. ठीक है, so speedometer and mercury thermometer are example of the analog computers. जैसे कि स्पीडोमीटर होता है या मर्करी थर्मोमीटर होता है, तो ये जो है वो एनालॉग कंप्यूटर्स के ही एग्जांपल्स हैं। ओके, जहां पर डेटा इस तरह से होता है। ओके, चलिए आगे हम समझते हैं इसके आगे। तो आगे देखेंगे तो हम क्या समझते हैं, एडवांटेजेस क्या थे एनालॉग कंप्यूटर्स के। इट अलाउज रियल टाइम ऑपरेशंस एंड कंप्यूटेशंस
इट अलाउज रियल टाइम ऑपरेशंस, है ना, इट अलाउज रियल टाइम ऑपरेशंस एंड कंप्यूटेशन एट द सेम टाइम। ठीक है, तो एक तो पहली चीज क्या, रियल टाइम ऑपरेशन का मतलब जो एग्जैक्ट टाइमिंग पे हम जो भी काम कर रहे हैं। दूसरी चीज कंप्यूटेशन एट द सेम टाइम, मतलब एक सेम टाइम पे ही कंप्यूटेशन करेगा। एंड कंटिन्यूअस रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल डेटा विद इन द रेंज ऑफ द एनालॉग मशीन, रेंज ऑफ द एनालॉग मशीन। ओके, सो नेक्स्ट बात क्या है, इन द सम एप्लीकेशन इट अलाउज परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ द ट्रांसड्यूसर्स फॉर कन्वर्टिंग द इनपुट्स और आउटपुट टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉम द बाइपाइजर। ठीक है, सो ये इनके हम कह सकते हैं एडवांटेजेस हैं। थर्ड एडवांटेज क्या है कि प्रोग्रामर कैन स्केल द प्रॉब्लम फॉर द डायनेमिक रेंज ऑफ द एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, प्रोग्रामर क्या कर सकता है, स्केल पे प्रॉब्लम डायनेमिक रेंज ऑफ द एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, सो इट प्रोवाइड्स इनसाइड इनटू द प्रॉब्लम एंड हेल्प्स अंडरस्टैंड द एरर्स एंड देयर इफेक्ट्स। तो तुरंत उसको किस में हेल्प मिलेगी, एरर्स को समझने में और उसके इफेक्ट्स को। ठीक है, आई थिंक अब आपको ये बात समझ में आ रही हो। तो ये एडवांटेजेस हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं, देखिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो ये एडवांटेजेस हो गए। और अब देखिएगा टाइप्स ऑफ एनालॉग कंप्यूटर। तो देखिए टाइप्स ऑफ एनालॉग कंप्यूटर्स में हमने आपको स्लाइड रूल्स बताया था, हमने आपको क्या बताया था, स्लाइड रूल बताया था। ठीक है, स्लाइड रूल में मैंने आपको स्लाइड रूल किसने दिया था वो भी मैंने आपको बताया था, डिफरेंशियल एनालाइजर हमने बताया था आपको। सो इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ द मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर। सो इट वाज डेवलप्ड टू परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। इट इज मेड ऑफ द टू रॉड्स to perform the calculation. The hashed rod is the slide to line up with the marking on another rod. ठीक है, तो ये मैंने आपको स्लाइड रूल भी बताया था। स्लाइड रूल के बाद में डिफरेंशियल एनालाइजर, ये सभी जो हैं वो मैकेनिकल कंप्यूटर्स के फॉर्म में थे, और मैकेनिकल जो कंप्यूटर आए थे वो सभी एनालॉग कंप्यूटर्स थे। नेक्स्ट क्या था, देखिए it was developed to perform the differential calculations. It performs integration using wheel and disk mechanism to solve differential calculations. Okay, नेक्स्ट जो है ठीक है, नेक्स्ट जो है वो क्या है, देखिए कैशल क्लॉक को इन्वेंट करने के किसने इन्वेंट किया था, इट वाज इन्वेंटेड बाय AI Zara Z. It was able to save programming instructions. Its height was around 11 feet and it was provided with the display of the time. तो इसकी जो हाइट होगी वो 11 फीट, और इसको क्या किस लिए प्रोवाइड किया जाता था, डिस्प्ले ऑफ द टाइम। ठीक है, सो द ज़ोडिएक एंड द सोलर एंड द लूनार ऑर्बिट्स, तो बेसिकली इस चीज के लिए इसको यूज किया जाता था। सो दिस डिवाइस ऑल्सो कुड अलाउज यूजर टू सेट द लेंथ ऑफ द डे एज पर द करंट सीजन। ठीक है, देन इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं। सो इन दिस टाइप ऑफ द एनालॉग कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स फ्लो थ्रू द कैपेसिटर एंड द रजिस्टर्स। ठीक है, तो जो करंट फ्लो होगा वो किसके थ्रू होगा, कैपेसिटर और रजिस्टर्स के थ्रू, टू सिमुलेट फिजिकल फिनोमेना। Okay, so here the mechanical interaction of components doesn't take place. ठीक है, so the voltage of the electrical signal generates the appropriate displays. Okay, तो ये एक एग्जांपल्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं एनालॉग कंप्यूटर्स के। ठीक है, देन डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, अब हम उसको जानेंगे। डिजिटल कंप्यूटर इज डिजाइन टू परफॉर्म द कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस एट हाई स्पीड। अब डिजिटल कंप्यूटर में जो भी डेटा इनपुट्स के फॉर्म में जाएगा वो जाएगा 0 और 1। तो देखिए इसमें जो डेटा होगा वो कैसे जाएगा, इसमें जो डेटा जाएगा, देखिए ऐसे जाता है, इसमें डेटा इस फॉर्म में होता है। ठीक है, इस फॉर्म में होता है। ठीक है, ओके, तो अब देखिए यहाँ पर जो लो है वो 0 और जो हाई है वो 1। तो ये 1, ये 0, ये 0, ये 1 1, ये 0 0 1 1 0 0 1 1 और 0।
तो यहाँ पर जो भी डेटा जाएगा वो 1 1 0 0 0 0 या 1 1 1 इस फॉर्म में जो भी डेटा जाएगा, ठीक है, जो भी डेटा जाएगा वो इसी फॉर्म में जाएगा। अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी आई थिंक, ठीक है। सो इसलिए क्या बोला गया है, बाइनरी नंबर्स। अब 0 और 1, 0 और 1 जो है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम। और बाइनरी नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसका बेस 2 है, और जब 2 बेस है तो हमारे पास में सिर्फ दो ही इनपुट वैल्यूज होंगी, 0 और 1, ठीक है। सो यही यहाँ पर डिजिटल कंप्यूटर में बात की गई है, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पर अब देखिएगा, एंड प्रोसेस it with programs stored in its memory to produce the output. All modern computers like laptops, desktop, including the smartphone that we use at the home or office are the digital computers. तो आज हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर्स, उनमें लैपटॉप्स हैं, डेस्कटॉप हैं और स्मार्टफोन्स, उनको आज हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके आगे समझेंगे एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स। तो देखिए एडवांटेजेस में क्या एडवांटेज होगा इसका, नंबर 1, इट अलाउज यू टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टू रिट्रीव इट इजीली व्हेनेवर यू नीड इट। मतलब आपको कितना बड़ा भी डेटा दिया जाए उसको स्टोर करने के लिए आप स्टोर कर सकते हो और रिट्रीव कर सकते हो जब भी आपको उसकी जरूरत होगी, ओके। ये पहला फीचर हो गया। देन नेक्स्ट फीचर क्या है, नेक्स्ट फीचर ये है, यू कैन इजीली ऐड न्यू फीचर्स टू डिजिटल सिस्टम मोर इजीली। अगर आपको कोई नया फीचर लेके आना है तो आप उसको इजीली क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट, डिफरेंट एप्लीकेशंस कैन बी यूज्ड इन डिजिटल सिस्टम इन जस्ट बाय द चेंजिंग द प्रोग्राम विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस इन हार्डवेयर। मतलब आपको उसके लिए कोई हार्डवेयर में चेंजेस नहीं करना होगा, आप जो भी डिफरेंट एप्लीकेशंस आपको करनी हो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट बात क्या है, द कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर इज लेस ड्यू टू द एडवांसमेंट इन द आईसी टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो हमने आपको बताया था, जब जनरेशन के वीडियो हम आपको बता रहे थे तो उसमें जनरेशन में मैंने आपको बताया था कि आईसीस का इस्तेमाल किया गया। पहले वाले जनरेशन में देखिए, पहली वाली जनरेशन में मैंने आपको बताया था फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया था, वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। सेकंड में मैंने आपको बताया था ट्रांजिस्टर्स, यस याद कीजिएगा ट्रांजिस्टर। और थर्ड में मैंने आपको बताया था आईसीस, तो आईसीस का इस्तेमाल होने लग गया। देन इसके बाद में फिर आईसीस के बाद में कई सारी आईसीस मिलकर के बिल्कुल वीएलएसआई, ठीक है ना, वीएलएसआई मॉडल का यूज किया गया। तो इस तरह से हर जनरेशन में कुछ ना कुछ चेंजेस हुए थे, ठीक है। तो हार्डवेयर को लेकर के बहुत सारे चेंजेस हुए हैं आज के टाइम में, ठीक है। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट बात क्या है, इट ऑफर्स हाई स्पीड एज द डेटा इज प्रोसेस डिजिटली, ठीक है। तो हाई स्पीड है ना में डेटा आज प्रोसेस होता है, ओके। सो इट इज हाईली रिलायबल एज इट यूजेस एरर करेक्शन कोड्स, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आज एरर करेक्शन कोड्स भी जो है हम यूज कर सकते हैं, उसके लिए रिलायबिलिटी है। reproductivity of the results is the higher as the output is not affected by noise, temperature, humidity and other properties of its components, ठीक है। तो जो भी हम चीजें इसमें चाहते हैं मैक्सिममली हम इसमें पॉसिबल ला सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब हम, ठीक है। आगे देखिएगा हाइब्रिड कंप्यूटर्स क्या होते हैं। देखिए हाइब्रिड कंप्यूटर, आप जैसा नाम से क्लियर है हाइब्रिड कंप्यूटर, तो बिल्कुल क्लियर है क्या कि हाइब्रिड कंप्यूटर हैज फीचर्ड ऑफ बोथ एनालॉग and digital computer. So it is a fast like an analog computer and has the memory and accuracy like digital computers. बिल्कुल सही बात है, उससे फास्ट होंगे है ना, मेमोरी और एक्यूरेसी के लिए वो डिजिटल का यूज करेंगे। सो इट कैन प्रोसेस बोथ कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट डेटा। यहाँ पर दोनों डेटा होंगे, कंटिन्यूअस डेटा भी होगा और डिस्क्रीट डेटा होगा। सो इट एक्सेप्ट एनालॉग सिग्नल्स एंड कन्वर्ट इनटू द डिजिटल
from before processing, so it is widely used in specialized applications where both analog and digital data is processed. जैसे for example, a processor is used in the petrol pumps that converts the measurement of the fuel flow into quantity and price. Similarly, they are used in the airplanes, hospitals and scientific applications. जितने भी आज हम apparatus देख रहे हैं, instruments देख रहे हैं, ठीक है, जितने भी आज हम instruments देख रहे हैं, ठीक है, हॉस्पिटल्स की अगर हम बात की जाए, है ना, हॉस्पिटल्स की बात की जाए, या हम एयरप्लेन, या हम कहीं पर भी किसी भी टेक्नोलॉजी में आज हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर हम हाइब्रिड कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ऐसा कंप्यूटर जिसमें दोनों की फीचर्स हो। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर्स। तो हाइब्रिड कंप्यूटर का एडवांटेज क्या है, तो देखिए नंबर 1 बात क्या है, its computing speed is very high due to all parallel configuration of the analog subsystem. So computing speed बहुत high होती है, it produce precise and quick result that are more accurate and useful, ठीक है। Next, it has the ability to solve and managing big equation in the real time. बहुत बड़े बड़े डेटा को सॉल्व करने के लिए ये कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं। So it helps in the online data processing, ठीक है, जो ऑनलाइन डेटा प्रोसेसिंग होती है उसमें भी ये हेल्प करते हैं। ओके, आई थिंक अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हमने जो डेटा का अब हम ऑन द बेसिस ऑफ साइज के बारे में बात करेंगे। द कंप्यूटर्स कैन बी ऑफ द 5 टाइप्स, ठीक है। अभी हमने आपसे जो बात की है किस लिहाज से बात की है, ऑन द डेटा हैंडलिंग, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा हैंडलिंग। अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ठीक है। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ओके, तो 5 तरह के कंप्यूटर होते हैं। नंबर वन सुपर कंप्यूटर। नंबर 1 सुपर कंप्यूटर। देखिए सुपर कंप्यूटर जैसे कि आप नाम से बहुत परिचित होंगे, प्रचलित है ये नाम भी, बहुत आपने सुना होगा बहुत बार के सुपर कंप्यूटर्स नाम का भी कंप्यूटर है, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर्स आर द बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर, ठीक है। सुपर कंप्यूटर आकार में भी बड़े होते हैं और इनकी स्पीड बहुत तेज होती है। सो दे आर डिजाइन टू प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, यानी बहुत बड़े अमाउंट के डेटा के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अ सुपर कंप्यूटर कैन प्रोसेस ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ सेकेंड, ठीक है, ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ सेकेंड। इट हैज थाउजेंड्स ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोसेसर, यानी इसमें करीब हजारों प्रोसेसर्स होंगे जो इंटरकनेक्टेड होंगे। सो सुपर कंप्यूटर्स आर पर्टिकुलरली यूज्ड इन साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। इनका यूज जो हम करते हैं वो साइंटिफिक या फिर इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के लिए करते हैं, सच एज लाइक वेदर फोरकास्टिंग, जैसे कि हमको मौसम की जानकारी चाहिए होती है। साइंटिफिक सिमुलेशंस के लिए, जैसे हमको कोई बहुत बड़े बड़े डेटा पे काम करना होता है। एंड न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च, ठीक है। सो द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय रोजर क्रे इन 1976। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को नोट डाउन करने वाली बात है। रोजर क्रे इन 1976 में, यानी कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डिजाइन किसने किया था? रोजर क्रे ने किया था। और कब किया था? 1976 में किया था। तो ये बात याद करने योग्य है, ये कई बार एग्जाम में पूछ सकते हैं, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, सुपर कंप्यूटर में आगे समझते हैं, ठीक है। अब देखिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स और एप्लीकेशन ऑफ द सुपर कंप्यूटर्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इसके जो भी क्या प्रॉपर्टीज हैं सुपर कंप्यूटर के और क्या क्या एप्लीकेशन है सुपर कंप्यूटर के, वो अभी हम इसको समझेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। सो इट हैज द एबिलिटी टू डिक्रिप्ट योर पासवर्ड टू इनहेंस प्रोटेक्शन फॉर सिक्योरिटी। मतलब पहला इसका फीचर है कि डिक्रिप्ट करना आपके पासवर्ड को, आपने जो भी पासवर्ड भेजा उसको इनक्रिप्ट करना, डिक्रिप्ट करना, ये इसका काम है। दूसरी चीज जो सिक्योरिटी के प्रोविजन से इसको हम यूज करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, इट प्रोड्यूसेस एक्सेलेंट रिजल्ट्स इन एनिमेशंस। सो इसको बेसिकली हम एनिमेशंस में बहुत यूज करते हैं। सो इसलिए क्या कहा गया? इट प्रोड्यूसेस excellent results in animations. Next, it is used for virtual testing. It is used for virtual testing of nuclear weapons
एंड क्रिटिकल मेडिकल टेस्ट। ठीक है, तो कहाँ कहाँ तीसरा यूज क्या हुआ, देखिए पहला यूज क्या हुआ, सिक्योरिटी प्रोविजन। ठीक है, सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी में इनक्रिप्ट करना और डिक्रिप्ट करना। ठीक है, डिक्रिप्ट करना। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कहाँ, एनिमेशंस। ठीक है, एनिमेशंस। और यहां पर क्या बोला, न्यूक्लियर वेपन। तीसरी बात क्या है, न्यूक्लियर वेपन्स। जो भी आज हम बना रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स, यानी डिफेंस में काम की, डिफेंस में इसका सबसे ज्यादा यूज है। और जो क्रिटिकल मेडिकल टेस्ट होते हैं उनमें इसका यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें इसका फीचर। तो नेक्स्ट फीचर में समझे, इट कैन स्टडी एंड अंडरस्टूड क्लाइमेट पैटर्न्स फॉर एंड फोरकास्ट वेदर कंडीशंस। मतलब जो भी हम देखते हैं कि हमको आज का टेम्परेचर मिल जाता है, हमको अगले दिन का भी टेम्परेचर का एक सिनेरियो पता चल जाता है कि कल मौसम कैसा रहने वाला है, क्या कल बारिश होगी, क्या कल धूप का लेवल क्या होगा। तो ये सारी चीजें हमको किससे सिस्टम से पता लगती हैं, जब हम सुपर कंप्यूटर में जो हमारा हमने डेटा फीड किया हुआ है और हमने इस तरह का सिस्टम बना के रखा है, तो उसके ही माध्यम से हमको ये सारी चीजें पता चलती है। सो इट कैन रन इन NOAA सिस्टम्स। ठीक है, नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस सिस्टम के थ्रू इसको रन कर सकते हैं। सो दैट कैन एग्जीक्यूट एनी टाइप ऑफ द सिंपल एंड लॉजिकल डेटा। नेक्स्ट, it helps in designing in the flight simulators or for pilots at the beginner level of their training. That means कि कोई फ्लाइट उड़ा रहा है, कोई एयरप्लेन उड़ा रहा है, तो उसमें भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सुपर कंप्यूटर का बहुत यूज है, लेकिन बड़े लेवल पर है, छोटे लेवल पर उसका यूज नहीं है। ठीक, चलिए आगे देखिएगा, अभी और भी इसकी बातें हैं। तो देखिएगा, इट हेल्प्स इन एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन। ठीक है, इट हेल्प्स इन एक्सट्रैक्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटा स्टोरेज सेंटर्स और क्लाउड सिस्टम। यानी आज जो आप लोग क्लाउड बार बार सुनते हैं, तो इसके ये जो है कहाँ यूजफुल है, क्लाउड सिस्टम बनाने में भी यूजफुल है। फॉर एग्जाम्पल द इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग सेक्टर, इस तरह से। It has played a vital role in the managing the online currency world such as the stock market and Bitcoin। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में को भी मैनेजिंग करने के लिए भी इसका बहुत बड़ा रोल है और यहाँ पर यूज किया जाता है, क्योंकि ये हमने आपसे कहा कि बहुत बड़े डेटा को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, आगे और भी कई जगह पर देखिए इसका बहुत यूज है, जैसे कि अभी मैं आपको बताऊंगा। इट हेल्प्स in the diagnosis of the various critical disease and in producing the accurate results in the जैसे brain injuries, strokes, इनके लिए बहुत यूज किया जाता है मेडिकल साइंस में। and it helps in the scientific research areas accurately analyzing data obtained for the exploring the solar system, satellites and the movement of earth। ठीक है, तो आज जो हम जैसे हम मिसाइल बनाते हैं या हम सोलर सिस्टम में कोई हम सैटेलाइट्स वगैरह देखते हैं, तो वो सारी चीजों के लिए भी हम इसमें यूज करते हैं। तो बेसिकली साइंटिफिक रिसर्च के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट, इट आल्सो यूज्ड इन द स्मोक कंट्रोल सिस्टम। जो आप आजकल देख रहे हैं कि स्मोक को कैसे कंट्रोल करेंगे, या हम उसका पता कैसे लगाएंगे उसको। तो इट प्रिडिक्ट्स द लेवल ऑफ फॉग, है ना, एंड अदर द पॉल्यूटेंट्स इन द एटमॉस्फेयर। की आज हम जो बात करते हैं कि हवा में कितना पॉल्यूशन है, ये सब कैसे पता लगा पाएंगे, जब तक हम किसी सिस्टम को उस पर नहीं लगाएंगे तब तक कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि उसके लिए हमको ये जानना बहुत जरूरी है, एक ऐसे सिस्टम को जानना बहुत जरूरी जिसके माध्यम से हमको ये पता चले कि आज हवा में कितने % पॉल्यूशन है, कितने % फ्रेश एयर है। ये सभी बातें हम सुपर कंप्यूटर की मदद से ही कर पाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो हुई सुपर कंप्यूटर। अब देखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर देखिए सेकंड नंबर पर हम आते हैं, जो देखो हम एक्चुअली में हम घटते हुए क्रम में आ रहे हैं। सो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर डिजाइन टू सपोर्ट 100 और थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली। यानी एक साथ 100 और 1000 लोग या इस पे काम कर सकते हैं, उस सिस्टम को ये सपोर्ट करता है। तो दे कैन सपोर्ट मल्टीपल प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम। एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स को सपोर्ट करता है। इट मींस दे कैन एग्जीक्यूट डिफरेंट प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली। सो बहुत सारी एग्जीक्यूट कर सकती हैं प्रोसेस डिफरेंट टाइप की। सो दीज फीचर्स ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स मेक देम आइडियल
for big organization like banking, telecom sector, which need to manage and process a high volume of data, requires integer operation and such as indexing, comparisons. ठीक है, तो देखिए कहाँ कहाँ इसका यूज है, कहाँ कहाँ इसका यूज है। नंबर वन कहाँ पर, देखिए बैंकिंग सेक्टर की बात की गई है ना, नंबर वन बैंकिंग सेक्टर की बात की गई है, या हम इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें, ठीक है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, या हम बात करें टेलीकॉम्स इंडस्ट्री की बात करें, या जो भी अदर ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी अदर बिग ऑर्गेनाइजेशंस में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या क्या है, कहाँ कहाँ इसका यूज होगा। ठीक है, देखिए कहाँ कहाँ इसका यूज होगा। नंबर वन हम बात करेंगे, नंबर वन, इट कैन प्रोसेस huge amount of data, like millions of transactions in the second in the banking sector। कितने सारे डेटा एक साथ प्रोसेस किए जाते हैं, सो बहुत बड़े अमाउंट का डेटा हम इसमें प्रोसेस कर सकते हैं। सो इट इज अ वेरी लॉन्ग लाइफ, इट कैन रन स्मूथली अप टू 50 years आफ्टर प्रॉपर इंस्टॉलेशन। अगर हम है 50 साल के आसपास लगभग कर सकते हैं ये लोग ये कंप्यूटर्स। तो इट गिव्स एक्सेलेंट परफॉर्मेंस विद द लार्ज स्केल मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, तो इट गिव्स एक्सेलेंट परफॉर्मेंस का मतलब लार्ज स्केल मेमोरी मैनेजमेंट, यहाँ पर बहुत बड़ा मेमोरी का मैनेजमेंट ये कंप्यूटर्स कर सकते हैं। तो इसलिए इनको यूज किया जाता है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर, टेलीकॉम इंडस्ट्री, यहाँ पर डेटा का बहुत कलेक्शन होता है। तो ऐसे डेटा के कलेक्शंस के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का हम इस्तेमाल करते हैं। इट हैज एबिलिटी टू शेयर और डिस्ट्रीब्यूट इट्स वर्कलोड अमंग their processors and input output terminals, so there are fewer chances of error or bugs during the processing in the mainframe computers। बिल्कुल सही बात है, बहुत ही कम चांसेस होते हैं इन कंप्यूटर्स में एरर्स और बग्स का। if any errors occurs it can fix it quickly without affecting the performance। तुरंत ये फिक्स कर लेंगे और उसको रिमूव कर देंगे, राइट। नेक्स्ट बात क्या है, इट हैज एबिलिटी टू प्रोटेक्ट एंड protect the stored data and the ongoing exchange of the information and data। ठीक है, तो डेटा को, जो भी स्टोर डेटा है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, है ना, और क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन, अदर ongoing exchange of information and data। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या है। देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का जो एप्लीकेशंस है हम आपको बताएंगे कि इन हेल्थ केयर, जैसे कि हम इन हेल्थ केयर इट एनेबल्ड हॉस्पिटल्स टू मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ देयर मिलियंस ऑफ पेशेंट्स इन ऑर्डर टू कॉन्टैक्ट देम फॉर ट्रीटमेंट और रिलेटेड टू देयर अपॉइंटमेंट, मेडिसिन अपडेट्स और डिजीज अपडेट। तो आप देखते हैं आजकल हॉस्पिटल्स में क्या क्या चीज यहाँ पर मेन चीज का रिकॉर्ड है ना, रिकॉर्ड किसका, पेशेंट्स का। ठीक है, पेशेंट्स का रिकॉर्ड और क्या क्या, ट्रीटमेंट। ठीक है, ट्रीटमेंट है ना, अपॉइंटमेंट्स, तो ये सारी बातों का ध्यान इसमें रखा जाता है, या मेडिकल मेडिसिन वगैरह, टेस्ट वगैरह की उस एक पेशेंट ने कितने टेस्ट कराए हैं और उनकी टेस्ट रिपोर्ट क्या है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर हमको देखने को मिलती हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर हम इनको मैनेज कर पाते हैं। इसके बाद में इन द फील्ड ऑफ द डिफेंस it allows the defense department to share a large amount of the sensitive information with other branches of defense। ठीक है, तो large amount of the sensitive informations। ओके, तो डिफेंस में भी इसका यूज होता है। इन द फील्ड ऑफ द एजुकेशन इट हैज द बिग यूनिवर्सिटीज टू स्टोर, मैनेज एंड रिट्रीव द डेटा रिलेटेड टू देयर कोर्स, एडमिशन, स्टूडेंट्स, टीचर्स, एम्प्लॉइज एंड एफिलिएटेड स्कूल्स एंड कॉलेजेस। ठीक है, तो कितना सारा डेटा होता है यूनिवर्सिटीज में, डिपार्टमेंट में भी एम्प्लॉइज, स्टाफ, है ना, और इसके बाद में भी स्टूडेंट्स। तो बहुत सारे डेटा को हम मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद इन द रिटेल सेक्टर, द रिटेल कंपनी दैट हैव द यूज कस्टमर, जैसे कि आज हम बात करें हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब चीजें, तो इनमें कितना डेटा है, कितने लोगों को मैनेज करना है, कितने प्रोडक्ट्स हैं, इन सभी चीजों को मैनेज कर सकते हैं। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स टू हैंडल एंड एग्जीक्यूट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू देयर इन्वेंटरी मैनेजमेंट,
customer management and the huge transaction in the short duration. ओके, आई होप अब आपको मेन फ्रेम कंप्यूटर भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम जानेंगे साइज के लिहाज से मिनी फ्रेम कंप्यूटर और हम मिनी कंप्यूटर्स भी जिनको हम बोलते हैं। सो मिनी कंप्यूटर दैट मीन्स कि हम बताएंगे आपको इट इज मिड साइज मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर। It consists of 2 or more processor and can support 4 to 200 user at one time. So mini frame computers are the used in the institutes and the departments for tasks such as the billing, accounting and inventory management. ठीक है, तो जो छोटे इंस्टीट्यूशंस होंगे या जो अकाउंटिंग की डिटेल्स हैं या बिलिंग करनी हो या इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना हो, ठीक है, तो उसमें हम इसका यूज करते हैं। अ मिनी कंप्यूटर लाइज बिटवीन द मेन फ्रेम एंड माइक्रो कंप्यूटर एज इट इज स्मॉलर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर बट लार्जर देन माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, तो ये बीच का कंप्यूटर है। जैसे कि हम बात करेंगे मिनी कंप्यूटर जो है, मिनी कंप्यूटर जो है वो किससे बड़े होंगे, किससे बड़े होंगे मिनी कंप्यूटर? माइक्रो से बड़े होंगे। ठीक है, बट माइक्रो से बड़े होंगे बट किससे छोटे होंगे, किससे छोटे होंगे? मेन फ्रेम से। ठीक है, मेन फ्रेम। सो बेसिकली यहाँ पर हम 4 to 200 यूजर्स की बात करते हैं और इसका जो यूज हम कह सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हम करते हैं। ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, और बिलिंग में करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग में करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग में करेंगे और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में करेंगे। और भी कई फील्ड्स हैं जहां पर हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनी फ्रेम कंप्यूटर्स के क्या है? इट इज लाइट वेट एंड मेक्स इट इजी टू कैरी एंड फिट। ठीक है, इट लाइट वेट एंड मेक्स इट इजी टू कैरी एंड फिट एनीवेयर, मतलब हम कहीं भी इनको फिट कर सकते हैं। इट इज लेस एक्सपेंसिव देन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ठीक है, इट इज अ वेरी फास्ट कंपेयर्ड टू इट्स साइज। इट रिमेन्स चार्ज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना। इट डजंट नॉट रिक्वायर अ कंट्रोल्ड ऑपरेशनल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये तो इनके हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब हम आपको इनके एप्लीकेशंस बताएंगे। तो a mini computer is mainly used to perform 3 primary functions which are as follows. Number one process control. Number one process control. तो process control क्या है? It was used for process control in manufacturing. It mainly performs 2 primary functions that are controlling data and feedback. ठीक है, so if any abnormality occurs in the process, it is detected by the mini computer and necessary adjustment in the made accordingly. पहली चीज प्रोसेस कंट्रोल, दूसरी बात डेटा मैनेजमेंट और तीसरी बात कम्युनिकेशन पोर्टल। तो डेटा मैनेजमेंट में आप समझ सकते हैं इट इज एन एक्सलेंट डिवाइस फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन टू कलेक्ट, स्टोर एंड शेयर डेटा। लोकल हॉस्पिटल्स एंड होटल्स कैन यूज इट, maintain and the record of the patient and customer respectively. Communication portals पे कैसे? It can also play the role of the communication device, a larger system by serving as a portal between a human operator and a central processor or computer. तो हम वहां पर भी एक सेंट्रल प्रोसेसर रख देंगे। जैसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं, तो वहां पर एक सर्वर बना देंगे, बाकी सभी कंप्यूटर्स को हम कनेक्ट कर देंगे। ये हम मिनी कंप्यूटर्स के थ्रू अचीव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। अब आगे है वर्क स्टेशन। सो बेसिकली वर्क स्टेशन क्या होते हैं? वर्क स्टेशन इज अ सिंगल यूजर कंप्यूटर दैट इज डिजाइंड फॉर टेक्निकल और साइंटिफिक एप्लीकेशन। सो इट हैज अ फास्ट माइक्रो प्रोसेसर, अ लार्ज अमाउंट ऑफ रैम एंड हाई स्पीड graphic adapters. It generally perform a specific job and with great expertise. Accordingly, they are of the different types such as the graphics workstation, music workstation and engineering designing workstation. तो अलग अलग तरीके के ये होंगे different types के ग्राफिक्स वर्कस्टेशन, म्यूजिक वर्कस्टेशन और इंजीनियरिंग वर्कस्टेशन। ठीक है, अब हम जानेंगे characteristics of the workstation computer. So it is a high performance computer system designed for a single user, for business or professional use. ठीक है, for a single user, for business or professional use. It has a larger storage capacity, better graphics and more powerful CPU
देन अ पर्सनल कंप्यूटर। मतलब पर्सनल कंप्यूटर से ज्यादा पावरफुल सीपीयू बनाएंगे हम। जैसे हम छोटे 8-10 कंप्यूटर, 10-15 कंप्यूटर को हम बनाना चाहें तो हम वो इसका यूज कर सकते हैं। इट कैन हैंडल एनिमेशन, डेटा एनालिसिस, CAD, CAD, है ना, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ऑडियो एंड वीडियो क्रिएशन एंड एडिटिंग। ठीक है, तो हम इसका इस्तेमाल यहाँ भी कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे आगे। तो एप्लीकेशन ऑफ वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, एनी कंप्यूटर दैट हैज द फॉलोइंग 5 फीचर्स कैन बी टर्म एज अ वर्क स्टेशन और कैन बी यूज्ड एज अ वर्क स्टेशन। नंबर 1, मल्टीपल प्रोसेसिंग कोर होते हैं। नंबर 2, ECC रैम, दैट मीन्स कि कोर्स का मतलब, प्रोसेसर कोर्स का मतलब इट हैज मोर प्रोसेसर कोर्स देन सिंपल लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स। ठीक है, ECC रैम, इट इज प्रोवाइडेड विद एरर करेक्टिंग कोड, memory that can fix memory errors before they affect the system performance। ठीक है, तो हम उसमें इस तरह की मेमोरी लगा देते हैं जिससे कि सिस्टम की परफॉर्मेंस को अफेक्ट किए हुए उसकी मेमोरी उसकी एरर्स को फिक्स कर ले। ठीक है, थर्ड बात है रेड, यानी कि रेड मतलब रिडंडेंट एरे ऑफ डिपेंडेंट डिस्क। सो इट रेफर्स टू मल्टीपल इंटरनल हार्ड ड्राइव्स to store or process data. RAID can be of different types. For example, there can be multiple drives to process data or mirror drives. So, where if one drive does not work, then others start functioning. चौथी बात है SSD। SSD it is a better than conventional hard disk drive। ये एक मेमोरी का ही टाइप होता है SSD में, है ना। So it doesn't have a moving parts, so the chances of the physical failure are very less। ठीक है, मतलब फिजिकल फेलियर्स अगर कुछ भी होता है तो इसके लगने से चांसेस कम हो जाते हैं, परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात है optimized higher and GPU, so it reduces the load on CPU. For example, CPU has to do less work while processing the screen output। ठीक है, so ये 5 फीचर्स हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वर्क स्टेशन कंप्यूटर में होने चाहिए, तो हम बेहतर तरीके से इसका यूज कर सकेंगे। ठीक है, अब आगे हम जानेंगे माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि माइक्रो कंप्यूटर क्या है। तो देखिए माइक्रो कंप्यूटर क्या है। माइक्रो कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज द पर्सनल कंप्यूटर। इट इज अ जनरल पर्पस कंप्यूटर दैट इज अ डिजाइन फॉर इंडिविजुअल यूज। पर्टिकुलर किसी पर्सन के यूज करने के लिए हम माइक्रो कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। इट हैज अ माइक्रो प्रोसेसर एज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो इसमें माइक्रो प्रोसेसर होगा वो CPU होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा। मेमोरी, स्टोरेज एरिया, इनपुट आउटपुट यूनिट्स। ठीक है, so laptops or desktop computers are the examples of the microcomputers. They are suitable for some personal work, that may be making an assignments, watching a movie for, or at office for office work। तो आप इस पर कुछ भी कर सकते हैं पर्सनल कंप्यूटर्स पर। अब हम इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन पर बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है माइक्रो कंप्यूटर्स के, तो इट इज द स्मॉलेस्ट इन साइज अमंग ऑल कंप्यूटर्स, ऑल टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर्स। जितने भी अभी तक हमने कंप्यूटर्स देखे सबसे छोटा साइज इसी का ही होता है, यानी पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं जिसको हम। सेकंड बात यह है का लिमिटेड नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी यूज। हम ऐसा नहीं है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर इसमें यूज कर पाए। जितनी हमारे पास जिस जिस फीचर का भी हमने लैपटॉप या कंप्यूटर लिया है उसमें उतने ही हम लिमिट में सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, थर्ड बात यह है इट इज डिजाइन फॉर अ पर्सनल वर्क एंड एप्लीकेशन। ओनली वन यूजर कैन वर्क एट अ टाइम, मतलब एक व्यक्ति एक समय में इसमें काम कर सकता है। चौथी बात यह है इट इज लेस एक्सपेंसिव एंड इजी टू यूज। बिल्कुल सही बात है, ये सस्ते होते हैं। जितने भी अभी तक हमने कंप्यूटर्स देखे हैं उन सबसे सस्ते होते हैं और इनको यूज करना बहुत आसान होता है। पांचवी बात यह है इट डजंट रिक्वायर द यूजर टू हैव स्पेशल स्किल्स और ट्रेनिंग टू यूज इट। बिल्कुल सही बात है, इसके लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि हमको अलग से कोई ट्रेनिंग लेनी पड़े इसको यूज करने के लिए। नेक्स्ट 6 पॉइंट ये है कि जनरली कम्स विद द सिंगल सेमीकंडक्टर चिप। इसमें एक जो भी एक मदरबोर्ड होता है उसके साथ में ये इनेबल्ड होता है, जो CPU वगैरह में हमारा होता है। पूरा एक बॉक्स होता है CPU जिसमें मदरबोर्ड होगा, प्रोसेसिंग यूनिट होगी और मेमोरी होती है, वो सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट बात ये है कि इट इज कैपेबल ऑफ द मल्टीटास्किंग सच एज द प्रिंटिंग, स्कैनिंग, ब्राउजिंग, वॉचिंग वीडियोस। तो ये सब चीजें इसमें फैसिलिटी अवेलेबल होती है। आजकल जो कंप्यूटर्स आ रहे हैं, पर्सनल कंप्यूटर आ रहे हैं, उनमें बहुत फीचर्स हैं। उनमें इतने ग्राफिक फीचर्स भी आ रहे हैं कि हम आराम से गेम खेल सकते हैं। गेम खेलते खेलते हम मूवीज भी देख सकते हैं,
हम सॉन्ग भी सुन सकते हैं। तो मल्टीटास्किंग आज के समय में कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं। आई होप ये सारे